हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3। आपको केमिस्ट्री इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे। मैटर क्या होता है और मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, उन्हीं का एक पार्ट्स जिसको हम एटम्स बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एटम्स की केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होती है, किस तरीके से एटम वर्क करता है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स और जो डाल्टन्स थ्योरीज क्या होती है, एटॉमिक सिंबल क्या होते हैं। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में किस टाइप से केमिकल्स वर्क करते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसमें जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। जो कंपाउंड समय गिवन होता है, यानी हमें कोई भी कंपाउंड के बारे में पता है तो वो एक किसी न किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू बना होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। इसमें हमें 5 बेसिक लॉज गिवन है जिसके थ्रू कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। यानी हमें जितने भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्राप्त होते हैं या जो भी हमें मिलते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन का ही एक रूप होते हैं। तो किस किस तरीके से कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स आपस में मिलके किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और किस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होगी, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, यानी कि जो आपका द्रव्यमान इसमें गिवन है, इसमें ये चीज़ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे एंटोनियो लेवाइजर नॉन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लेवाइजर को बोला जाता है। इन्होंने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन इन 1774 में हमें दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ में क्या था, तो व्हेन एवर अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस टेक प्लेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। यानी कि कोई भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस में जितना पार्ट्स, यानी रिएक्टेंट का पार्ट एंड प्रोडक्ट का पार्ट ऑलवेज इक्वल होगा। ये एंटोनियो लेवाइजर द्वारा कहा गया था, जिसको हम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन बोलते हैं। तो इन्होंने और क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि द सब्सटेंस दैट पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है, तो इसमें देखना कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। अ सब्सटेंस फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट, जो भी हमें प्राप्त होता है, जो भी कंपाउंड हमें मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ there is no loss or no gain in mass during a chemical or physical changes। यानी केमिकल और फिजिकल चेंजेस में कोई भी जो आपका रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट है उसमें ना तो कुछ इंक्रीज होगा ना ही कुछ डिक्रीज होगा। या हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो कुछ नष्ट होता है ना ही कुछ नया बनता है। द लॉ ऑफ, इसलिए इसको बोल सकते हैं इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। यानी कि मैटर में ना तो कोई चीज़ क्रिएट होती है ना ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है। जितना उसमें रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा उतना ही प्रोडक्ट उसमें प्रोड्यूस होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लॉ। या हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कोई कंपाउंड गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। सपोज ये हमने ले लिया यहाँ पे 100 ग्राम और ये रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे आपका बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2।
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से, यानी 56 ग्राम और 44 ग्राम। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में ना तो कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, ना ही कोई प्रोडक्ट, ना ही जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, ना ही इसमें कुछ क्रिएट हुआ है। इसलिए इस रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारी लॉ ऑफ कन्वर्जेशन पर डिपेंड है। ठीक है, ये होता है आपका लॉ ऑफ कन्वर्जेशन। किसी भी टाइप का आपको यदि एलिमेंट गिवन हो, कोई भी रिएक्शंस इसमें गिवन होती है, तो वो इस रूल्स को फॉलो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पर आते हैं हम। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो द लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इट गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट। जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा ये लॉ गिवन किया गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एवरी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास। यानी कि जो भी प्योर कंपाउंड होगा ये हमेशा कंटेन रहेगा किसी भी रिएक्शंस में सेम प्रोपोर्शन में, यानी उसमें जो आपका प्रोपोर्शन होगा, यानी जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज आपको कोई यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन है H2O। H2O का रेशियो होता है 1:8 का रेशियो। ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड बिल्ड होता है, जो भी कंपाउंड बनता है, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होगा। अब हम जैसे हम बोल सकते हैं ये हमें H2O गिवन है। अब ये H2O कहीं किसी भी जगह पे हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं अब H2O चाप जो जल, इसको हम बेसिकली जल बोलते हैं, यानी वाटर। अब ये वाटर आपका सी वाटर हो, ओशियन वाटर हो, रिवर वाटर हो, या आपका किसी भी जगह का वाटर हो, वो ऑलवेज 1:8 के रेशियो में आपको गिवन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थोड़ा सा और भी बाकी इसके लॉ को भी हम देख लेंगे। जैसे इसमें गिवन है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट यदि बनता है तो वो हमेशा मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि उसका प्रोपोर्शन या तो उसके मल्टी में होगा या फिर उसका प्रोपोर्शन सेम होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे आप सपोज आपका एलिमेंट गिवन है हाइड्रोजन और ऑक्साइड। ठीक है, इसको इस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये इस एलिमेंट का नाम है। इसमें जो रेशियो है, इसके पहले जैसे हम पढ़ चुके, यहाँ पे H2O 1:8 के रेशियो में गिवन होता है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। सेम कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल आपका, जैसे सपोज इसमें दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब भी ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो या तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे या फिर उसके मल्टीपल में होंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो इसका मास होगा 2। ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, इसका मास है
यहाँ पे यानी ऑक्सीजन का आपका होता है 16, तो 16 यहाँ पे हो जाएगा 62, 2 एलिमेंट्स का। फिर इसका यदि हम रेशियो फाइंड करते हैं तो क्या होगा 1:16। इसमें आप देख सकते हो कि हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1:8 था, इसमें हमारा जो प्रोपोर्शन है 1:16 है, यानी कि ऑक्सीजन के मल्टीपल में है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सम आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी आप देख सकते हैं आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम बोल सकते हैं कि इसमें आपके जो भी एलिमेंट बनेंगे वो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में होंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट हमें गिवन है तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा रेसिप्रोकल के रूप में आपका गिवन होगा। या हम दूसरे टाइप में बोल सकते हैं, जैसे आपका कोई एक एलिमेंट, सपोज एक कंपाउंड आपका जल हो गया, इसमें या सपोज हमने कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। सपोज ये हमने एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मान सपोज ले लिया हमने, यहाँ पे आपका हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर। हाइड्रोजन और जल, ऑक्सीजन मिलके बनाता है हमारा H2O, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बनाता है SO2 और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारे एलिमेंट यहाँ पे बनते हैं इन तीनों के लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो है उसमें उसका रेशियो फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का रेशियो क्या आएगा H2O, यानी इन दोनों में जो रेशियो बना हमारा वो है 1:8, और जो हमारा H2S का जो रेशियो गिवन है हमें वो है हमारा 1:16, और जो हमारा, तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में ये रेशियो क्या है, सेम है, और ये हमारा जो रेशियो है ये क्या है, हमारा रेशियो मल्टीपल में गिवन है। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा, यदि इन दोनों के रेशियो को हम फाइंड करते हैं तो ये हमारा किस में है, एक रेसिप्रोकल में, यानी इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे तो ये हमारा 1/2, यानी कि एक रेशियो 1:2 में हमें गिवन कर रखा है। ठीक है, इस टाइप के हम रेशियो कंपाउंड्स को बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं जब रिएक्ट करते हैं तो इनमें हमारा जो पहला जो सेम कंपाउंड है वो सेम रेशियो में गिवन होगा, और जो अदर कंपाउंड है वो हमेशा मल्टीपल में गिवन होगा। तो इसको यदि कंपेयर करते हैं तो ये हमारा जो लॉ होता है ये होता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट लॉ में गिवन है गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम। गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कॉम्बिनिंग वॉल्यूम, यानी इसमें जो हमारा कोई भी एलिमेंट हमें गिवन होगा तो वो एक फिक्स वॉल्यूम में गिवन होगा, जिसमें आपका जो रेशियो होगा वो हमेशा उसमें फिक्स होगा। यानी एक प्रकार से हमारा पहले जो लॉ पढ़ चुके हैं
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसी के अकॉर्डिंग हमें लॉ गैसेस लॉ गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग भी वैसे ही होगा। इसमें हम बोल सकते हैं हमारा जो लॉ होगा, जैसे सपोज हमें कोई एलिमेंट गिवन है, इसमें जल, ये जब ब्रेक होता है तो ये बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरीके से, यानी इसको हम बोल सकते हैं, ये इसका सम कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा सेम हो गया। यानी इसका हम रेशियो फाइंड करेंगे तो इसका रेशियो आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा दोनों में 1, यानी इसका हम मास वॉल्यूम बोल सकते हो 4, ये हो जाएगा हमारा 32, ये हमारा हो जाएगा 36। इस तरीके से हमें वॉल्यूम गिवन है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, या और अदर एलिमेंट्स में भी हम फाइंड कर सकते हैं, इनमें जो रेशियो फाइंड होता है वो हमेशा 1:2:1, या फिर बोल सकते हैं हम कि 1:2:1, इस टाइप से हमें गिवन होगा, या नॉर्मली 1:3:2, इस रेशियो में हमें कोई चीज़ गिवन होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, इसमें हमारे 2 एलिमेंट्स गिवन हैं, यहाँ पे हमारे 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के और 1 एलिमेंट्स ऑक्सीजन का। तो हमारा जो इसमें रेशियो है वो हमें गिवन है एटम्स में 2, 2 और 1 का। ठीक है, बट ये ऑलवेज नहीं होता कि ये इस तरीके से, जो हमारा रेशियो इसमें होगा वो 1:3:2 में या 1:2:1 में ही होगा, जैसे कि इसमें गिवन है। सपोज और एग्जाम्पल इससे हम इसमें देख सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमें बनाता है NH3। तो यहाँ पे फिर हमें हाइड्रोजन के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 3 अणु, नाइट्रोजन का 1 अणु, तभी हमारा यहाँ पे अमोनिया बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लेने पड़ेंगे इसके भी 2 एटम्स, तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा 1:2:2 का। इस तरीके से हमें कोई रेशियो फाइंड होगा। इसके पहले हम देख चुके हैं कि जो हमारा रेशियो इसमें गिवन कर रखा है कि हमें जो रेशियो होगा वो इस तरीके से फाइंड होगा। ठीक है, या फिर ये रेशियो हमें गिवन होगा। इसी को यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें यानी ये रेशियो प्राप्त होता है। जैसे हम पता 2:1 का रेशियो, ठीक है, ये हमें इस लॉ में प्राप्त होगा। तो ये हमें रेशियो इसमें याद रखना है, जैसे कि इसमें हमें गिवन कर रखा है। जैसे कि इसमें ये रेशियो में प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तो थे हमारे लॉज की किस प्रकार से
कोई भी एलिमेंट्स गिवन कर रखा तो रिएक्ट कैसे होके केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू कोई कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें एटम एंड एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले डाल्टन के द्वारा एक थ्योरी गिवन की गई थी जिसमें उन्होंने एटम्स के बारे में हमें बताया था कि एटम्स क्या होता है और एटम्स में किस तरीके से वो रिएक्ट करता है या किस प्रकार से एटम्स एटमॉस्फेयर में होता है, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जॉन डाल्टन यूज टू फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 रूल्स को इसमें फॉलो किया था, उसी के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी दी थी कि एटम्स क्या होते हैं और उनके बारे में बताया था। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि ऑल फॉर्म ऑफ मैटर आज मेड अ वेरी स्मॉल डिस्क्रिएट पार्टिकल काइड एटम, यानी मैटर का एक ऐसा फॉर्म जिसके ऐसा पार्टिकल्स जिसको हम एटम्स बोलते हैं जो कभी डिस्क्रिएट नहीं, यानी जिसको हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते ना ही उसको नष्ट कर सकते, ऐसा उन्होंने बताया था। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी नहीं कर सकते। एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, ये डाल्टन्स की थ्योरी में कहा गया था। इसमें मेजर याद रखना है, इन्होंने कहा था कि एटम्स इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड दैट रिटेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट में जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो हमें जो गिवन होगी वही उसमें रहती है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को नष्ट नहीं होती है, यानी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये डाल्टन की थ्योरी में हमें गिवन था। तो डाल्टन के अनुसार कोई एक एटम्स जो होते हैं बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डाल्टन्स के ने कुछ जो रूल्स बताए थे उनके अकॉर्डिंग कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन जो एटम्स रिएक्ट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, और इसके अलावा उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे वो भी देख लेते हैं। तो इनका ड्रॉबैक्स था, इन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट आइडेंटिकल ऑल रिस्पेक्ट द एटम सेल सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस। एलिमेंट का क्या होता है कि जो डिफरेंट, हर एलिमेंट के मास डिफरेंट सेम हो सकते हैं और उनमें प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें सेम एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, बट डाल्टन्स की थ्योरी में कहा, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी एलिमेंट हैं उनके डिफरेंट मास ही होंगे या डिफरेंट उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जबकि ये उनका ड्रॉबैक्स रहा है। बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो एलिमेंट्स हमें गिवन है जिनमें से एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस गिवन है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम इसमें 2 और 3 भी गिवन होता है। तो ये इसमें इनका ड्रॉबैक्स रहा है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि एटम्स होते क्या हैं। तो डाल्टन्स की थ्योरी में जो एटम्स गिवन था वही इसमें एटम्स की डेफिनेशन में गिवन भी किया गया कि एटम्स होते क्या हैं। तो एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब एटॉमिक सिंबल क्या होते हैं, ये तो था एटम्स कि डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में क्या बताया था, एटम्स क्या होता है, तो ये चीज़ एटॉमिक सिंबल। फिर उसके बाद
जब हमें एटम्स पता चल गया कि एटम्स क्या होता है, तो इसके बाद हमें बताना था कि जो एटम्स हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे कि एटम्स क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए कुछ सिंबल दिए गए पहले समय में जो यूज किए जाते थे। जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल हैं, गोल्ड के लिए एक सर्कल बना दिया, उसके बीच में एक पॉइंट का यूज कर दिया। कॉपर के लिए इस टाइप से, ये लेड, मरकरी, तो इस टाइप के पहले सिंबल होते थे। फिर डाल्टन ने भी उन्हीं केमिस्ट को फॉलो किया, उन्हीं फिलोसफर्स को फॉलो किया और अपने तरीके से भी कुछ सिंबल्स दिए थे, जिसमें उन्होंने भी सर्कल्स का यूज किया था सिंबल्स के लिए। जैसे हाइड्रोजन का ये ऑक्सीजन का सर्कल, नाइट्रोजन को सर्कल में 20 से डिवाइड कर दिया, सिल्वर को एस से, इस प्रकार से उन्होंने एटॉमिक सिंबल दिए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए बर्जीलियस, ठीक है, जिन्होंने एटॉमिक सिंबल्स को एक सिंबल यानी अल्फ़ाबेट का यूज किया, जिसमें उन्होंने कुछ लैंग्वेजेस का यूज किया था। तो उन्होंने लैंग्वेज में लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया था, जिसमें उन्होंने अल्फ़ाबेट्स के थ्रू एटॉमिक सिंबल दिए थे। तो ये आपको डेट इसमें याद रखना है कि जे बर्जीलियस द्वारा 1813 में एटॉमिक सिंबल का यूज किया गया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट लेटर और या कुछ डिफरेंट ऐसे भी एलिमेंट थे जिनका लेटर फर्स्ट सेम था, तो उन्होंने उसके लिए डबल अल्फ़ाबेट का यूज किया था, जिसके द्वारा उन्होंने एटॉमिक सिंबल दिए थे कि एटॉमिक सिंबल किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, कार्बन के लिए C, इस प्रकार से उन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे। फिर उसी की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स या केमिकल सिंबल्स दिए थे। उन्हीं सिंबल जो बर्जीलियस के द्वारा सिंबल दिए गए थे, उन्हीं सिंबल्स को फिर और प्रोग्रेस करके कुछ और सिंबल्स बना दिए गए, जिसमें हम जो पैराडिक टेबल में सिंबल्स को पढ़ते हैं, जिससे हमें गिवन कर रखा है यहाँ पे एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, एंटीमनी का Sb, या पहले इसको लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता था स्टीबियम, या बेरियम का Ba, बोरॉन का B। इस प्रकार से फिर हमें एटम्स के सिंबल्स बाद में मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स के थ्रू गिवन किए गए, जिसको अप्रूव करने का वर्क था एक संस्था बनाई गई IUPAC, जो इन एटम्स को नाम देते हैं कि इनका एटम्स का नाम जो है वो किस टाइप से होना चाहिए। यानी कि ये ऐसी संस्था है जो लैटिन इंग्लिश लैंग्वेजेस को या जर्मन लैंग्वेजेस के वर्ड्स को IUPAC यानी एटम्स एलिमेंट के सिंबल में यूज करते हैं। जैसे IUPAC का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का नाम इसमें याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका यूज क्यों किया गया था, ये इसके महत्व क्या है। तो सिंपली सा हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या कोई भी कंपाउंड है उसको पहचानने के लिए कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड्स है, इस तरीके की ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी जिसमें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे एटम्स होता है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो एटम्स में एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बट इसके मास के थ्रू ये ज्ञात करना था कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, कुछ इसका मास भी होना चाहिए तभी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होने के कारण इसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक अलग से मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट द्वारा गिवन किया गया, जिसमें एटॉमिक मास यूनिट, इसके थ्रू हम किसी भी एटम्स को मेजर करते हैं। तो जिसका हम सिंपल सी लैंग्वेज में उसको पढ़ते हैं AMU, यानी एटॉमिक मास को शो करने के लिए AMU का यूज करते हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं U भी लिखते हैं एटॉमिक
मास के लिए, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है हमारा 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है, या किलोग्राम में बोल सकते हैं तो 27 किलोग्राम। इस प्रकार से हम एटॉमिक मास यूनिट को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। जो सैम्बल्स होते हैं, जैसे हमें जो एलिमेंट्स गिवन कर रखे होते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स का जो रियल वैल्यू जो होती है, रियल जो मास होता है, वो थोड़ा सा पॉइंट्स में ऊपर या नीचे होता है, जिसको हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके एक फिक्स वैल्यू लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो सके। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1.00008, बट हम इसको लेते हैं 1। सेम कार्बन का यहाँ पे हमारा फिक्स वैल्यू होता है। नाइट्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक मास होता है 14.007, जिसको हम लेते हैं 14। जिससे क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम इसमें रिलेटिव मासेस का यूज करते हैं। एक रिलेटिव वैल्यू यानी अप्रॉक्स वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम एटॉमिक मास, इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो ये सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो हमें एलिमेंट ग्राम में गिवन हो या फिर उसी के डिवाइड में हम यूज करेंगे एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, जो हमें गिवन कर रखा हो। उस तरीके से हम किसी भी ग्राम एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं। आज इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे।